नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। 2014 में पहली बार मोदी की एनडीए सरकार बनी तो 336 सांसद थे। 2019 में जब दूसरी बार मोदी की एनडीए सरकार बनी तो उनके पास 353 सांसद थे और जब 2024 में मोदी की तीसरी एनडीए सरकार के पास 293 सांसदों का समर्थन है। पहली बार जब सरकार बनी तो बीजेपी के 66 मंत्री थे, सहयोगियों के 7 मंत्री थे। दूसरी बार जब सरकार बनी तो बीजेपी के 52, सहयोगियों के 6 मंत्री थे। अब तीसरी बार सरकार बनेगी तो बीजेपी के मंत्री कम होंगे, सहयोगियों के मंत्री ज्यादा होंगे। 9 जून को नई सरकार शपथ लेगी तो कैसे काम करेगी? नीतीश कुमार का रोल क्या होगा? नायडू की भूमिका क्या होगी? अगले 5 साल जो लोग सरकार चलाएंगे उनके बारे में सही सटीक रिपोर्ट हम आपको यहां पर बता रहे हैं। क्या अगले 5 साल मोदी की एनडीए सरकार को विरोधी हिला पाएंगे? क्या इंडिया वालों के सपनों पर नीतीश नायडू ने पानी फेर दिया? क्या 2029 तक इंडिया वालों के लिए सत्ता के दरवाजे बंद हो चुके हैं? संसद के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी से एनडीए के 293 सांसद जिस गर्मजोशी से मिले, उससे अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि मोदी के तीसरे टर्म की इमारत की नींव कितनी मजबूत है। मोदी 3 की मजबूत सरकार के 2 सबसे मजबूत पिलर हैं, एक पूरब से नीतीश कुमार और दूसरे दक्षिण से चंद्रबाबू नायडू। तीनों की जो केमिस्ट्री आज देश और दुनिया ने देखी, उससे पक्का यकीन हो गया मोदी का तीसरा टर्म भी तूफानी होगा, रफ्तार और अंदाज भी वही पुराना होगा। जो लोग एनडीए में फूट और टूट की संभावनाएं तलाश कर सत्ता पाने के सपने देख रहे थे, आज संसद के सेंट्रल हॉल की तस्वीरों ने उनके सपनों की बाल मृत्यु तय कर दी। गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो के रखना, लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। कांग्रेस इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही है। पवन खेड़ा मोदी की एनडीए का मतलब नायडू डिपेंडेंट अलायंस और नीतीश डिपेंडेंट अलायंस बताकर स्कोप ढूंढ रहे हैं, जिसकी गुंजाइश ना के बराबर है। कांग्रेस की सारी उम्मीदें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी थी, लेकिन नीतीश ने न सिर्फ इस बार बल्कि 2029 के लिए भी कांग्रेस के दरवाजे बंद कर दिए। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है।
और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लग रही थी, 15 पार्टियों के 293 सांसद, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उन्हें बधाई दे रहे थे। नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता। पूरा हाल तालियों से गूंज रहा था। उस वक्त हताश और निराश कांग्रेस नरेंद्र मोदी 1/3 वाला नैरेटिव चला रही थी। कांग्रेसी लिख रहे थे, मोदी गठबंधन नहीं चला पाएंगे, मोदी डेमोक्रेसी नहीं डेमोकुर्सी में विश्वास रखते हैं। 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री के, व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। जनादेश इनके खिलाफ गया है, प्रचंड जनादेश है इनके खिलाफ। सीट जीते होंगे, वोट जीते होंगे, सांसद जीते होंगे, पर इकबाल उन्होंने नहीं जीता। इसकी जीत हुई है। जो राहुल जी ने बार बार पातन से लेकर अपने चुनाव प्रचारों में ये दिखाया, जनता को दिखाया, वो 1/3 प्रधानमंत्री के रूप में आज वो उन्होंने दावा किया है कि मैं सरकार बनाऊंगा। अरे ये तो गठबंधन चला नहीं पाएंगे। क्या कांग्रेस के पास इसका कोई आधार है, या सिर्फ 10 साल से सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस हताशा में ऐसे नैरेटिव बना रही है ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे? एनडीए की नींव 1998 में रखी गई थी। 26 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया था। तब 16 दलों को जोड़कर एनडीए बनाया गया था। कांग्रेस की सोच है कि नरेंद्र मोदी को ऐसी गठबंधन सरकारें चलाने का अनुभव नहीं है जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिला हो। उन्हें नरेंद्र मोदी का यह आर्टिकल पढ़ना चाहिए जो 1999 में छपा था, मतलब एनडीए के गठन से 1 साल बाद। तब नरेंद्र मोदी ने लिखा था, एनडीए ऐसा रेनबो है जिसके 7 कलर खिलेंगे और देश की राजनीति में स्थिरता आएगी। मोदी इस बार भी चुनाव से पहले 38 दलों को एनडीए में जुटा चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर हैं, उनका आपस में किसी राज्य में टकराव नहीं है, जबकि इंडिया में शामिल दलों का आपस में टकराव है। और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस 4थे टर्म में एंटर कर रहा है कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। मोदी के तीसरे टर्म और पहले दूसरे टर्म में क्या बड़ा फर्क है? बीजेपी को 2014 में 282 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में 330 सीट मिली थी।
बीजेपी को अकेले दम बहुमत मिला था। दोनों बार नरेंद्र मोदी पर सहयोगी दलों का कोई दबाव नहीं था, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। बीजेपी को 240 सीट मिली है, बहुमत से 32 कम। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सीट हैं, नीतीश की जेडीयू के पास 12 सीट हैं, शिवसेना शिंदे के पास 7 सीट हैं, एलजेपी रामविलास के पास 5 सीट हैं, आरएलडी 2, जेडीएस 2, जनसेना पार्टी 2, अपना दल 1, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 1, एनसीपी अजित पवार 1, एजेएसयू 1, एजीपी 1, यूपीपीएल 1, एसकेएम 1। एनडीए के 293 के कुनबे में बीजेपी के 240 और बाकी 14 दलों के 53 सांसद हैं। नायडू, नीतीश, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान पर मोदी की निर्भरता है, लेकिन यह निर्भरता 1996 और 1998 वाली निर्भरता से अलग है। सरकार को खतरा तभी होगा जब नायडू और नीतीश एक साथ समर्थन वापस लें, तब मोदी को नए पार्टनर ढूंढने होंगे। 1999 में एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर चुकी है। नीतीश का पाला बदलने का पुराना इतिहास है, लेकिन अब अगर मोदी को नीतीश और नायडू की जरूरत है तो उन्हें भी मोदी की उतनी ही जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्हें आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज चाहिए। नीतीश को बिहार के लिए विशेष पैकेज चाहिए। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। पावर लूज करने पर क्या होता है, नायडू को इसका पूरा एक्सपीरियंस है, इसलिए इस बार वो ज्यादा परिपक्व दिख रहे हैं। I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. We are confident during this tenure he is going to make India third largest economy in the world. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. Through his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas and Vikasit Bharat, and through the collective efforts of NDA, we can become a zero poverty nation. That is possible only Narendra Modi ji. एनडीए का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शाम 6 बजे मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उन्हें चिट्ठी सौंप दी है। अब प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट के साथ 9 जून को शाम 7:15 बजे शपथ लेंगे। तो 18वीं लोकसभा, और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है, टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है। और एक प्रकार से वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं, और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव
ये 18वीं लोकसभा है। अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में किसे मंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार समेत तमाम दलों के नेताओं ने जेपी नड्डा से इस सिलसिले में उनके आवास पर मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त और विदेश मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, जबकि सहयोगी दलों को रेलवे, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेट्रोलियम, कोयला, महिला और बाल विकास जैसे मंत्रालय दिए जा सकते हैं। बीजेपी को इस बार यूपी, राजस्थान में ज्यादा नुकसान हुआ है, लिहाजा मोदी कैबिनेट में इन राज्यों का कोटा कम हो सकता है। पिछली बार यूपी से प्रधानमंत्री के अलावा 13 मंत्री बनाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी को 4, जेडीयू को 3, एलजेपी और शिवसेना को 2-2 मंत्री पद मिल सकते हैं। जेडीएस की कृषि मंत्रालय और नीतीश की पार्टी जेडीयू की नजर रेलवे पर है। मंत्रालय को लेकर जो बातें हो रही है वो विशेषाधिकार, वो अधिकार क्षेत्र है नीतीश कुमार जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का। रेल मंत्री को लेकर कहा जा रहा है कि इच्छा है पार्टी के नेताओं की, क्या वजह? लगातार ये मंत्रालय बिहार के हिस्से रहा, तो अपेक्षाएं स्वाभाविक है कि बढ़ जाएंगी लोगों की। तो जो अभी आप याद कीजिए कि जगजीवन बाबू, एल.एन. मिश्र, रामविलास पासवान जी, राम सुभग सिंह जी, उसके बाद नीतीश कुमार जी, उसके बाद लालू जी, ये स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी, ये लगातार रेलवे पर बिहार का एक हक बनता है। और अगर डिमांड है तो कोई वाजिब डिमांड है। ये जो अधूरे कार्य हैं, रेल विभाग को, इस रेलवे विभाग को सबसे ज्यादा राजस्व प्रवासी बिहारी हो या बिहार हो, ये देता रहा। गठबंधन की सरकार को लेकर झारखंड और बिहार जब ज्वाइंट था तो सबसे ज्यादा माल ढुलाई खनिज संपदा के मामले में, तब भी हम राजस्व देते थे। इसलिए जो अधूरे सपने हैं उन तमाम महान विभूतियों का, जो पूर्व के रेल मंत्री थे, तो उनके अधूरे कार्यों को अगर साकार करना है तो रेल मंत्रालय। मोदी और नीतीश की केमिस्ट्री से लालू के दल को मिर्ची लगी है। आरजेडी ने डीएनए और दंडवत वाला नैरेटिव फिर फैलाना शुरू कर दिया है। दरअसल मोदी के सम्मान में नीतीश ने उनके पैर छुए थे। लालू का दल इस फोटो को चिपकाकर नीतीश को घेर रहा है। ऐसे सवाल वही लोग उठा रहे हैं जिन्हें एनडीए की ताकत का अंदाजा नहीं है। मोदी जिस एनडीए के नेता हैं, उसके 20 राज्यों में सरकार है। उत्तर भारत में यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, पूर्वी भारत में बिहार और ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट में असम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम में एनडीए की सरकारें हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जिस एनडीए की सरकार को तीसरी बार लीड करने वाले हैं, वो 20 राज्यों में डबल इंजन की तरह काम कर सकती है। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था, और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है, और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं, और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है।
कांग्रेस जिस साउथ इंडिया में मजबूत है, वहां के भी 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में ये एनडीए की सरकार है। साउथ में बीजेपी ने पहली बार केरल में खाता खोला है, तमिलनाडु में उसका वोट शेयर बढ़ा है, तेलंगाना में सीटें बढ़ाई हैं और आंध्र प्रदेश में धुआंधार जीत दर्ज की है। जाहिर है, पैन इंडिया अगर किसी एक नेता की सबसे जबरदस्त पकड़ है तो वो ओनली नरेंद्र मोदी है। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब देखिए कर्नाटक एंड तेलंगाना, अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया। तमिलनाडु में भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है, वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन के आया है। नरेंद्र मोदी की रीच और पॉपुलैरिटी देश के हर वर्ग और जाति में है। हिंदू अपर कास्ट में 22% ने बीजेपी को वोट दिया, 6% ने बीजेपी के सहयोगियों को वोट दिया, मतलब अपर कास्ट का 58% वोट एनडीए को मिला। हिंदू ओबीसी में 42% ने बीजेपी को वोट दिया, 9% ने बीजेपी के सहयोगियों को वोट दिया, यानी ओबीसी का 51% वोट एनडीए को मिला। हिंदू दलित में 30% ने बीजेपी को वोट दिया, 5% ने बीजेपी सहयोगियों को वोट दिया, मतलब 35% ने एनडीए को वोट किया। हिंदू आदिवासियों में 47% ने बीजेपी को वोट दिया, 2% ने बीजेपी सहयोगियों को वोट दिया, मतलब 49% ने एनडीए को वोट किया। मुसलमानों में 7% ने बीजेपी को वोट दिया, 2% ने बीजेपी सहयोगियों को वोट किया, यानी 9% ने बीजेपी को वोट किया। मतलब मोदी लगातार तीसरे चुनाव में भी विरोधियों से मीलों आगे हैं। उनके साथ देश की हर जाति धर्म के लोग मजबूती से जुड़े हैं। विरोधी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। दस साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है, उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा।